अफसरों का राज है, पुलिस राज है। एसआईआर के बाद अब एफआईआर भी आ गया। वो बात समझ में आ रही है कि हमारे संविधान में जो धार्मिक आजादी की बात है कि उस धार्मिक आजादी को कहीं ना कहीं खत्म करने, कमजोर करने की कोशिश हो रही है। तो ये मुद्दे जो हमें समझते हैं कि वो कम्युनिटी का से मुद्दा नहीं है, वो संविधान का मुद्दा बन रहा है। अब पूरे देश में आम लोग इन मुद्दों को समझने लगे। निशाना आदिवासी है, बस्तर का वो इलाका है, वो जंगल है, वो खदान है जहाँ बहुत मुनाफे लूटने के लिए अभी अदानी और देश के बहुत सारे पूंजीपति वहाँ आ रहे हैं लगातार। पिछले दिनों एक तस्वीर सोशल मीडिया पे वायरल हुई दिल्ली के मेट्रो का। उसमें एक लीडर सामने बैठे हुए किताब पढ़ रहे हैं। वो भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव हैं, एक ऐसी पार्टी के जिनके पास बिहार में 12 विधायक है, 2 सांसद है, लेकिन उनका इस तरह से बैठना, मेट्रो में आम लोगों के साथ सफर करना सोशल मीडिया में बहस का मौजू बन गया। आज हमारे साथ दीपंकर भट्टाचार्य जी मौजूद है और ऐसे वक्त में हम इनसे बात कर रहे हैं जब विधानसभा का चुनाव चंद हफ्तों में होना है और बिहार में क्राइम्स को लेकर, एसआईआर को लेकर, दीगर चीज़ों को लेकर डिस्कशन है। राष्ट्रीय स्तर पर भी चूंकि दक्षिण पंथ का जो है एक तरीके से पिछले 10 सालों के अंदर बहुत ज़्यादा विस्तार हुआ है। देश के अंदर हुकूमत जो है लगातार ऐसी ताकतों की केंद्र के अंदर भी और स्टेट्स के अंदर भी मौजूद है, ज़्यादातर रियासतों के अंदर जो दक्षिणपंथी आइडियोलॉजी से कहीं ना कहीं बिलोंग करते हैं। तो ऐसे में आइडियोलॉजिकल डिस्कशन भी मुल्क के अंदर बहुत ज़्यादा है। कगारा ऑपरेशन जो है नक्सल मूवमेंट के खिलाफ चल रहा है और दावा है सरकार का कि हम 26 तक नक्सल मूवमेंट ख़त्म कर देंगे। ऐसे वक्त में हम इनसे बात कर रहे हैं, तमाम मौज़ूआत पर बात करने की और तफसील जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले दीपंकर भट्टाचार्य जी, आपका इस्तकबाल इंसाफ टाइम्स में। दीपंकर जी, बिहार असेंबली इलेक्शन कुछ ही दिनों में होना है, कुछ हफ्ते ही बच गए हैं और 2020 के बाद आपका एक उत्थान बिहार में हुआ है। 2020 में आप 12 एमएलएज आपके जीते, 2 सांसद लोकसभा में जीते और बिहार की पॉलिटिक्स में लगातार जो है आंदोलनों की राजनीति में माले एक्टिव नजर आती है। क्या तैयारी है चुनाव को लेकर के? कितनी सीटों पर आपकी तैयारी है? कितनी सीटों पर आपका अपना दावा, गठबंधन में आप लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और ओवरऑल आपके गठबंधन की क्या तैयारी है? देखिए, चुनाव की तैयारी तो हम लोग की चल ही रही थी, अचानक ये एसआईआर आया है। जी। अब तो सब लोगों को पहले तो एसआईआर से निपटना है, क्योंकि अगर ये जिस तरीके से चुनाव आयोग ने सोचा है वैसा एसआईआर अगर बिहार में लागू हो जाएगा तो इसमें लाखों लोग छंट जाएंगे। इसीलिए सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त तो एसआईआर है। वैसे बिहार में हम लोगों ने लोकसभा चुनाव के बाद से एक सिलसिलेवार ढंग से तैयारी की है। उसमें मुख्य बात यह है कि सरकार 20 साल से जो चल रही है, तो सरकार ने बहुत सारे वायदे किए थे। सुशासन की बात थी, विकास की बात थी, न्याय की बात थी और 2014 के बाद से सरकार अब डबल इंजन की भी बन गई है। पहले सुशील मोदी जी हुआ करते थे, अब नरेंद्र मोदी जी आ गए हैं। तो इसलिए ऐसी स्थिति में जो बिहार का जमीनी सच है वो तो बिल्कुल साफ है। सुशासन के नाम पर अपराधियों का बोलबाला है, अफसरों का राज है, पुलिस राज है और विकास के नाम पर गरीबी छा गई है, बेरोजगारी या भ्रष्टाचार चरम पर है। तो इन मुद्दों को लेकर के जो वादा खिलाफी, जो बिहार के साथ जो विश्वासघात हुआ है, इसको मुद्दा बना करके हम लोग चल रहे थे। बदलो बिहार का नारा लेकर के लोगों ने कहा कि आप बदलो बिहार सिर्फ नहीं, बदलो सरकार, बदलो बिहार, क्योंकि इस सरकार को बदले बगैर बिहार आगे नहीं बिल्कुल बढ़ सकता। तो इस तैयारी में हम लोग लगे हुए हैं, इस पूरे मुहिम चल रही है और हमें लगता है कि जो एसआईआर आया है इसको भी लोगों ने कहा कि ये वोटबंदी है और चोर दरवाजे से बिहार में एनआरसी लाने की कोशिश है। जिस एनआरसी के खिलाफ 25 फरवरी 2020 को बिहार विधानसभा ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया था कि बिहार को एनआरसी बिल्कुल नहीं चाहिए और बिहार ने इसको खारिज किया था। तो इसलिए अभी जुलाई महीने में तो हमने 9 जुलाई को पूरे देश भर में भी हड़ताल थी मजदूरों की। बिहार में हमने वोटबंदी को मुद्दा बना करके उस दिन चक्का जाम किया और हमें लगता है कि अगस्त महीने में, अब जब अगर सुप्रीम कोर्ट अगर नहीं रोक लगाता इस पर तो और इसी ढंग से अगर ये चलता है तो अगस्त महीने में तो बड़े पैमाने पर लोग परेशान रहेंगे, टकराव होगा। पूरे देश की इंडिया गठबंधन की पार्टियों की कोई मीटिंग आप लोगों ने शायद बुलाया है? हाँ, आज कल शाम को 7 बजे एक ऑनलाइन मीटिंग है। तो ये चुनाव चोर गद्दी छोर इस नारे के साथ पूरे अगस्त महीने में हम लोग ये भारत छोड़ो का महीना है, आज़ादी का महीना है, तो बिहार में एक जन आंदोलन की शुरुआत करेंगे।
अब वोटबंदी का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि बिहार में जो लोग हैं उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, वो अभी बाढ़ का भी मसला है, सारी चीज़ें, लेकिन इलेक्शन कमीशन का दावा है कि हमने 80% से ज़्यादा फॉर्म जो है जमा कर लिए हैं और तकरीबन जो है 90% से ज़्यादा 95% के आसपास फॉर्म विथ जो है बढ़ चुका है, डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। तो वो तो अपनी कामयाबी दिखा रहे हैं कि हम तो ये करने में सक्सेस हैं और वक्त से पहले वो सक्सेस नहीं है। नहीं, अभी तो हम लोग मिलने भी वाले हैं चुनाव आयोग से। 22 तारीख को हमारी एक मीटिंग है, उसमें हम बताएंगे उनको कि उन्होंने जो कहा था, बिहार के लोगों से वादा किया था। और हम लोग जब मिलने गए थे मल्टी पार्टी डेलीगेशन 2 जुलाई को, तो 2-3 बातें उन्होंने कही थी कि आप बेफिक्र रहिए, 3-3 बार BLO एक एक घर में जाकर के विजिट करेगा, 3 बार 2 फॉर्म लेकर के जाएगा, एक फॉर्म भरवा के ले आएगा और एक फॉर्म मतदाता के पास रह जाएगा एक रिकॉर्ड के सबूत के तौर पर। तो अभी जो हो रहा है तो किसी से बात छुपी हुई नहीं है कि वो जैसे कहते हैं ना कि पहाड़ अगर मोहम्मद के पास नहीं आया तो मोहम्मद को पहाड़ के पास जाना होगा। तो यहाँ BLO कहीं घर में नहीं जा रहे हैं, लोग BLO को ढूंढ रहे हैं कि BLO हमारे कहाँ है। अब BLO मिल कहाँ रहे हैं, कहीं पेड़ के नीचे बैठे हैं, कहीं किसी दफ्तर में बैठे हैं, कहीं 15-20 बैठे हैं, साथ में BJP के नेता है और बैठ करके अभी पूरा 2 दिन पहले औराई से मेरे पास कॉल आया कि वहाँ पर BLO ये कह रहे हैं कि कल तक ही फॉर्म मिलेगा, उसके बाद नहीं मिलेगा। बिल्कुल इस तरह की खबरें भी कई जगह से बहुत आ रही हैं। बहुत खबर आ और रही है ये कि कॉल मैं आपके पास आ ही रहा था, रास्ते में मेरा एक कॉल आया, मेरे गाँव से आया, मेरे दोस्त बोल रहे हैं कि अरे कुछ लोगों ने फॉर्म नहीं भरा है लेकिन वेबसाइट पे उनका जो है सबमिट दिखा चढ़ गया है। अब जी। ये कहाँ इसी कंप्लीट फर्जी भरा है और इसी को अजीत अंजुम दिखा रहे थे। तो अब SIR के बाद अब FIR भी आ गया। जी, जी। SIR को पर सच बताने वालों के ऊपर अब FIR होने लगा है। तो ये तो बिल्कुल सरासर मामले गड़बड़ है। और उससे भी ज्यादा गड़बड़ कुछ जो चुनाव आयोग के हवाले से खबरें आ रही है छन छन करके, वो बहुत गड़बड़ खबर है। मैं आपको 2-3 बातें बताता हूँ। हम देख रहे थे कि 10 जुलाई 2019 को संसद में एक सवाल पूछा गया था। जी। उस समय विधि मंत्री थे रविशंकर प्रसाद। उनसे पूछा गया था कि भाई देश में जो विदेशी नागरिक वाला हल्ला होता है तो ऐसे कितने केसेस हैं। तो उन्होंने इलेक्शन कमीशन के हवाले से जवाब दिया कि चुनाव आयोग ने हमें बताया है सन 2016, 17 और 19 में वैसा एक भी केस नहीं था। सिर्फ 2018 में ऐसे 3 शिकायत 3 मिली थी शिकायत है चुनाव जी। आयोग को। वो 3 शिकायत भी एक तेलंगाना से, एक गुजरात से, एक पश्चिम बंगाल से। और अभी जो कहानी चल रही है कि अचानक बिहार में BLO घर घर जा रहे हैं और देख रहे हैं कि म्यांमार के लोग कहीं बिहार के गांव में घुसे हुए हैं, बांग्लादेश कहीं बांग्लादेशी आ गए हैं। तो ये जो पूरी बातें हो रही है ये तो सरासर लगता है कि पूरा कहानी गढ़ने की कोशिश है। दूसरा, अभी आपके जी, इसमें क्या 2024 के चुनाव के बाद एक समरी रिवीजन हुआ था। तो समरी रिवीजन में आपको मालूम है कि उसमें जैसे जो मौत होती है तो उसको उन लोगों को निकाला जाता है, उनके नाम को। कोई अगर परमानेंटली बिहार से कहीं दूसरे राज्य में चले गए रिलोकेशन, तो उनका नाम हटता है। या कोई 2-3 नाम गलती से अगर चढ़ा हुआ एक ही आदमी का 2-3 बार, तो वो जो डुप्लीकेशन है उसको खत्म किया जाता है। तो ये जो किया गया था समरी रिवीजन के बाद, उसमें मेरे ख्याल से कोई 1.5-2 लाख के आंकड़े आए थे कि इतने केसेस मिले। अब अचानक आ रहा है कि 35 लाख हो गया। कल किसी अखबार में मैं देख रहा था कि 35 नहीं, अब 70 लाख हो गया। 35 लाख अब तक हो चुका है, जिसमें ऐसे लोगों का अब नाम ये है। कहाँ से, अभी तो अभियान चल ही रहा है। जी। तो जहां समरी रिवीजन में आपको 1.5-2 लाख ऐसे लोग मिले थे, अभी आपका फॉर्म भी पूरा बटा नहीं है, फॉर्म जमा भी नहीं हुआ है, वो कहाँ से इतने एक्यूरेट आंकड़े आने लगे हैं कि इतने परसेंट जो है मर गए हैं, इतने परसेंट लोग बिहार से बाहर हो गए हैं। तो लग रहा है कि बहुत बड़ा कोई आंकड़ों का खेल हो रहा है। और अगर ये सुप्रीम कोर्ट में, मैं अभी उम्मीद करता हूँ कि सवाल सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल अगर सही पूछा था। SIR यूं ही होता है, आप लोग का आंदोलन के बावजूद इलेक्शन कमीशन SIR करवाता है, उसके बेस पे वोटर लिस्ट रिलीज होता है, फिर इलेक्शन भी होता है, वैसे में आपका क्या स्टैंड रहेगा? नहीं, स्टैंड तो बिल्कुल सही है कि देखिए ये गड़बड़ हो रहा है और जनता तो इसको खारिज कर रही है। मुझे उम्मीद है कि अगर ऐसा जबरदस्ती थोप दिया गया तो इसके खिलाफ जो जनाक्रोश है वो चुनाव में भी दिखेगा। आप इसको याद रखिएगा कि 1977 में आपातकाल के रहते हुए हिंदुस्तान में चुनाव हुआ था। उस इमरजेंसी के दौर में देश की जनता ने चुनाव में ऐसा जनादेश दिया कि इमरजेंसी थोपने वाली सरकार चलिए। वो सत्ता से बेदखल हुई। तो हमें हम लगता है कि ये जितने भी गड़बड़ी करने की कोशिश करे, जनता के पास इतनी ताकत है
और जनता किसी से उस तरह से ये लोग सोचते हैं कि बंधुआ मजदूर है जनता, कि भाई हमारे मतदाता है, हम ही को वोट देते रहेंगे। वैसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। आजाद मुल्क है, आजाद देश के नागरिक हैं, और बिल्कुल जब जनता में ये गुस्सा बढ़ जाएगा तो इस सरकार को जनता, इसलिए हम लोगों ने नारा दिया कि चुनाव चोर गद्दी छोड़। तो एसआईआर के खिलाफ तो आप लोग आंदोलन करते रहेंगे, चुनाव की तैयारी भी उसके बाद तुम्हें करनी है, चुनाव होना है। चुनाव को लेकर के इंडिया गठबंधन की और माले की कैसी किस तरह से तैयारी है? क्योंकि हम देखते हैं कि आपका जो अपोजिशन है आप वो बहुत स्ट्रांग है, आपका मुकाबला भी बहुत स्ट्रांग है। बीच में चंद हजार वोट से 12,000 वोट से आप लोग चूक गए थे। इस वक्त चंद पार्टियां आपके साथ बड़ी है। और लेकिन एक चीज ये देखने का है, जो सामने वाला आपका गठबंधन है वो गांव में घर घर तक कान कान तक पहुंच रहा है, और वहां पहुंच के जो उनकी आइडियोलॉजी है, उनका नैरेटिव है, उसको वो पहुंचा रहा है। जिन मुद्दों पे आप बात करते हैं वो मीडिया डिस्कशन में आ जाता है, वो रैलियों में आ जाता है, लेकिन उस तरह शायद गांव के आखिरी पायदान तक नहीं पहुंच पाता नहीं है। पहुंच रहा है, पहुंच रहा है। ऐसे मत समझिएगा कि इसमें गांव गांव तक माले के भी पूरे नेटवर्क है, और हमारे लोग गांव में गरीबों के बीच में ही काम करते हैं। फिर भी कुछ मंसूबा हम तो आपने लोग, बनाया होगा ना? नहीं वही हम कह रहे हैं कि इसमें जनता के बीच में दोनों बातें जा रही हैं। अब मीडिया में एक ही बात की चर्चा होती है, जनता के बीच में आप जाइए कहीं भी एसआईआर को लेकर लोगों से पूछिए, लोग आपको यही बताएंगे। वो कहेंगे कि भाई हमारे पास जो दस्तावेज हैं चुनाव आयोग की, उसको क्यों नहीं मान रहा है। वो कहेंगे कि हमारा आधार है, वोटर कार्ड है, अभी इतने बार हमने वोट दिया, 2024 में हमने वोट दिया, हमारे ही वोट से बिहार से 30-30 एनडीए के सांसद जीत के गए, हमारे ही वोट से तीसरी बार मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बन गए। हम ही अगर गलत हैं तब तो सरकार भी गलत है, तब तो पूरे चुनाव में जो परिणाम आया वो सब कुछ गलत है। तो जनता तो परेशान है और जनता गुस्से में है। ये सवाल भी है, इसको मीडिया में दबा दिया जा रहा है। उसमें एक ही बात आती है कि नहीं नहीं, जो ऊपर से बातें चलती है कि जनता भी वही बात कह रही है। जनता बिल्कुल वो बात नहीं कह रहे हैं। जनता के पास दूसरी बातें हैं, अपनी बातें हैं, अपने सवाल हैं, अपना गुस्सा है, और हम लोग उसको बटोर रहे हैं, और वो जी चुनाव में दिखेगा। जी। चुनाव में एक तरफ जो है डेवलपमेंट के मुद्दे होते हैं, लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे होते हैं, ये सारी चीज़ें, तो उसके साथ अलग अलग कम्युनिटीज़ के अपने चैलेंजेस होते हैं, वो भी बहस में होते हैं, उस पर भी बात होनी चाहिए डेमोक्रेटिक कंट्री में। मुसलमानों को शिकायत रहती है, कहीं ना कहीं दलितों को भी शिकायत रहती है कि उनके जो मुद्दे हैं वो मैनिफेस्टोज का हिस्सा नहीं बनते हैं, वो पॉलिटिकल डिस्कशन का हिस्सा नहीं बनते हैं। उसी तरीके से रिप्रेजेंटेशन का जो मामला है, मुसलमानों को आमतौर पर शिकायत रहती है। इन दिनों भी सोशल मीडिया पर बहस तेज है, जब इलेक्शन करीब है, कि हमारी आबादी जितनी है उस एतबार से हमारे सीटें बहुत कम मिलती है, एमएलएस की हो, एमपी की हो, या फिर लीडरशिप में हो। उसको लेकर के आपकी क्या पॉलिसी है, इंडिया गठबंधन की क्या नहीं, पॉलिसी है? इसमें ये तो बात सही है कि दलितों के लिए आरक्षण गनीमत है कि देश में है। अगर आरक्षण नहीं होता तो आपको जो विधानसभा में, संसद में लोग दिखते हैं वो शायद नहीं दिखते। लेकिन सिर्फ आरक्षण की बात नहीं है। लोग अगर देखिए, अगर पूरे गुस्से में आ जाए, मैं जो कह रहा था, अयोध्या से जनरल सीट से जी अवधेश प्रसाद जी जो दलित नेता हैं जीत के गए हैं उस राम मंदिर के अयोध्या से। तो इसलिए बात वो नहीं है। हमें लगता है कि लोग और ज्यादा संख्या में भेजेंगे। हाल के दिनों में निश्चित तौर पर जब से भारतीय जनता पार्टी आई है तो उसकी तो पूरी कोशिश है कि मुस्लिम को बिल्कुल गायब कर दिया जाए, देश में द्वितीय दर्जे का नागरिक बना दिया जाए। उनके पास एक भी मुस्लिम सांसद नहीं है, और इसीलिए अभी आपने देखा होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब उनको लगा कि हम दुनिया भर में सांसदों की टीम भेजे तो उनको ओवैसी साहब को लाना पड़ा। वो एमजे अकबर साहब जो अभी गायब थे, बिल्कुल उनके ऊपर कार्रवाई हुई थी, उनके बारे में बहुत गंभीर आरोप लगे थे, उनको हटना पड़ा था, उनको कहाँ से फिर ले आकर के आए। और हमारे जेएमएम के, आरजेडी के नेताओं को बुला मुस्लिम करके लीग, सपा, सभी से। उनको सब लेकर के गए। तो ये बात तो है। तो अब हम लोग कोशिश करते हैं। बिहार में हमारे तो विधायक दल के नेता ही महबूब आलम जी हैं। हम लोग 3 उम्मीदवार पिछली बार दिए थे। उम्मीद करते हैं कि इस बार अगर ज्यादा सीटें मिले, हम कोशिश करेंगे कि और ज्यादा भागीदारी मिल सके। अब इस तो कोशिश रहेगी, लेकिन अब इस पर लेके अभी गठबंधन के अंदर कोई फाइनल बात तो हुई नहीं है। कोशिश जरूर रहेगी। और मुद्दों की जहां तक बात है तो इन मुद्दे, देखिए अब तो धीरे धीरे अच्छी बात ये हुई कि ये देश के मुद्दे बनते जा रहे हैं, वो सिर्फ समुदाय के मुद्दे नहीं है। जब सीए आया तो लोगों शाहीन बाग शुरू हुआ तो कुछ लोगों को लगा कि शायद ये मुस्लिम कम्युनिटी का कोई खास मुद्दा है। तो हम लोग उसी समय भी बोल रहे थे लोगों से कि ये कोई कम्युनिटी का अलग मुद्दा नहीं है। ये तो किसी एक कम्युनिटी को अगर आप नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, अलगाव में डालने की कोशिश करेंगे, तब तो वो हमारा संविधान जो है, जो कहता है कि बिना कोई डिस्क्रिमिनेशन, ना धर्म के नाम पर, न जाति के नाम पर, ना भाषा के आधार पर, बिना भेदभाव इस देश चलेगा और मुस्लिम को भी बराबर की भागीदारी मिलेगी इस देश में। तो ये तो संविधान के ऊपर हमला है। तो इसीलिए उस समय बहुत लोगों को समझ में नहीं आई।
लेकिन अब जब किसान आंदोलन आया, लोगों को और बात समझ में आई। अब जब वक्फ बोर्ड का सवाल आया, लोगों को अभी बात समझ में आने लगी कि ये सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी का सवाल नहीं, आज वक्फ बोर्ड है, कल चर्च का सवाल उठेगा, परसों गुरुद्वारा का आएगा। और सुप्रीम कोर्ट ने पूछ दिया कि क्या मंदिर में भी आप इसी तरह से दखल अंदाजी करने वाले हैं, राज्य की दखल अंदाजी। तो धीरे धीरे लोगों को बात समझ में आ रही है कि हमारे संविधान में जो धार्मिक आजादी की बात है, कि उस धार्मिक आजादी को कहीं ना कहीं खत्म करने, कमजोर करने की कोशिश हो रही है। तो ये मुद्दे जो हमें समझते हैं कि वो कम्युनिटी का से मुद्दा नहीं है, वो संविधान का मुद्दा बन रहा है। अब पूरे देश में आम लोग इन मुद्दों को समझने लगे हैं। आप आदिवासियों की राजनीति भी करते हैं, आदिवासी के लिए लड़ाई लड़ने की बात करते रहे। अभी स्टेट ने जो है ऑपरेशन खगार शुरू किया, हमारे गवर्नमेंट ने शुरू किया नक्सल मूवमेंट को ख़त्म करने के लिए। उनका टारगेट है कि 26 तक ख़त्म कर देना है। इसमें जो है अब वो कह रहे हैं कि पहले ही कर देंगे, 26 तक भी हमको, 31 मार्च तक भी समय नहीं चाहिए। और बड़ा इसका जश्न मना रहे हैं। उन्होंने बड़े लीडरों को बसवराज को मार दिया, नक्सल मूवमेंट के कई सारे बड़े लीडरों को मार दिया। लेकिन इसमें का आरोप ये भी है कि नक्सल के आड़ में आदिवासियों पे जुल्म हो रहा है, आदिवासियों पे जो है बिल्कुल, ये कोई आरोप नहीं है, ये सच है। ह्यूमन राइट्स की भी बात आ रही है, जैसे बसवराज के मामले में उनके लाश वगैरह देने का मामला, सारी चीजें, तो उसमें भी कहीं ना वायलेशन करने होने की बात। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए उनको जहां तक हमें रिपोर्ट है, उनको जिंदा पकड़ लिया गया। इन्हीं को आप जिंदा पकड़ते हैं तो कानून के हवाले तो मुठभेड़ का दावा कर रहे हैं। नहीं, वो तो वो रिपोर्ट जो भी आई है, वो जिंदा थे जिस समय पकड़ में आए, तो जिंदा थे तो उनको आप कानून के हवाले करना था। इस देश में इंसाफ है, उसकी प्रक्रिया है, इसीलिए जो हो रहा है वो एक्स्ट्रा जुडिशियल है, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग वहाँ है। और ये आपने सही बिल्कुल कहा कि इसमें माओवादी जो है वो बहाना है, निशाना आदिवासी है, बस्तर का वो इलाका है, वो जंगल है, वो खदान है, जहाँ बहुत मुनाफे लूटने के लिए अभी अदानी और देश के बहुत सारे पूंजीपति वहाँ आ रहे हैं लगातार। तो इसलिए, और माओवादी तो नहीं, माओवादी तो कह रहे थे कि भाई हम हथियार रोक करके आपसे बात करना चाहते हैं, तो बात करनी चाहिए थी, नहीं कर रहे हैं। वहाँ हिमांशु कुमार जी हैं जो गांधीवादी हैं, उनको भी वहां से भगा दिया गया। मनीष कुंजम है जो सीपीआई के नेता होते थे, विधायक होते थे, उनको भी प्रताड़ित किया जा रहा है। एक छत्तीसगढ़ मूल निवासी मंच है जो बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से बस्तर को जिस तरह से धीरे धीरे एक कैंटोनमेंट में तब्दील किया जा रहा है, लोगों को राशन भी पुलिस और सेना और अर्धसैनिक बलों के जरिए मिल पाते हैं, वहाँ पूरे जिंदगी जो है उसी के साये में वहाँ है। तो इस पर लड़ने वाला जो संगठन है, उस संगठन को प्रतिबंधित कर दिया गया। तो बात तो बिल्कुल सही है, लोग इस बात को समझ रहे हैं कि ये माओवादी के नाम पर पूरे आदिवासी जो 5th शेड्यूल की मांग कर रहे हैं, 5th शेड्यूल है, लेकिन 5th शेड्यूल का जो अधिकार है, जो पेशा कानून है, जो ग्राम सभा है, उसका जो अधिकार है, वो लोगों को नहीं मिल पा रहा है। तो जो लोग उसकी बात कर रहे हैं उन्हीं को आप प्रताड़ित कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, मार रहे हैं। एक लोकतांत्रिक देश में एक खुद अंदर की आवाम जो है वो क्यों मजबूर होती है ऐसा रास्ता अपनाने के लिए, और उनको इस रास्ते से हटाने का सही तरीका क्या हो सकता है? जो वायलेंस का रास्ता उन्होंने अपनाया, क्या वो जो क्रैकडाउन गवर्नमेंट कर रही है वो रास्ता है, या कोई और रास्ता है उनको इससे हटाने के लिए? बात बहुत स्थापित है हमारे देश में। सुप्रीम कोर्ट ने भी सलवा जुर्म को भी कहा था कि गलत है। तो कोर्ट ने कहा कि कोई भी विचारधारा जो है, वो विचारधारा कोई भी अपराध नहीं हो सकता। इसीलिए ये रास्ता तो जो सरकार ने चुना, ये बिल्कुल गलत है। और वहाँ जो शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन करने वाले, अगर शांतिपूर्ण आंदोलन करने वालों को भी आप इसी तरह से दमन करेंगे तो आप तो कोई फर्क तो कर नहीं रहे हैं। और जो मान लीजिए हथियारबंद संघर्ष कर रहे थे, वो भी जब कह रहे हैं कि हम हथियार को रोक के बात करना चाहते हैं और बातचीत के जरिए हल ढूंढना चाहते हैं, तो उनसे भी अगर आप बात नहीं कर रहे हैं तो आप तो कोई फर्क कर नहीं रहे हैं। इसीलिए हमें लगता है कि ये पूरा मामला बहुत गलत है। और यहाँ की बात छोड़ दीजिए, अब मणिपुर को देखिए, जल रहा है और लगातार गोलियां चल रही है, लोग मारे जा रहे हैं, वहां भी डबल इंजन की सरकार है। अभी जाकर के अपने राष्ट्रपति शासन थोपा, लेकिन पूरे बिल्कुल भारत सरकार किसी तरह की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। तो देश में जो भी हिंसा है और शासन, कई जगह, कश्मीर को ले लीजिए, आपने वहाँ जो एक राज्य था उस राज्य का दर्जा भी छीन लिया, पूरा आपने ले लिया। और अभी एलजी वहाँ के जो मनोज सिन्हा साहब हैं, अभी 80 दिन हो गए हैं पहलगाम के बाद, अब कह रहे हैं कि पहलगाम में हमारी चूक हुई है, सुरक्षा में चूक हुई है। तो चूक हुई है तो आप इस्तीफा दो, क्या कर रहे हैं वहाँ? अगर आपने उसको केंद्र शासित बना करके पूरा अपने हाथ में लेकर के वहाँ की पूरी सुरक्षा को गड़बड़ किया, तो राज्य का दर्जा वापस करो। तो देश में बहुत गलत ये लोग कर रहे हैं, जिससे पूरे देश की एकता कमजोर हो रही है।
भाषा थोपने की कोशिश कर रहे हैं, जगह जगह जा करके आप दक्षिण के राज्यों पर हिंदी थोपने की कोशिश अब कर तो रहे हैं। उनके जो बहुत करीबी हिंदुत्ववादी आइडियोलॉजी के राज ठाकरे जी भी मैदान में उतर गए उनके खिलाफ। वो इसी महाराष्ट्र में भी लोग कह रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ क्यों आप थोप रहे हैं। जी तो अब हर जगह बंगाल के मजदूर हैं, बांग्ला भाषी हैं, उनको अब बांग्लादेशी कह करके तमाम भाजपा शासित जो राज्य हैं वहाँ बंगाल के मजदूरों को प्रताड़ित किया जा रहा है, पीटा जा रहा है, हिंसा हो रही है, हत्या हो रही है, जेल में डाला जा रहा है कि झूठे मुकदमे मुल्क में। में मौजूदा इंडिया में जो भी विरोध करता है गवर्नमेंट का, जो भी वैचारिक तौर पे जो अलग आइडियोलॉजी रखता है या जो भी ह्यूमन राइट्स की बात करता है, हेट क्राइम पे बात करता है, उन सब को जो है अर्बन नक्सल और नक्सल मूवमेंट से जोड़ दिया जाता है। खासकर जो वामपंथ की पार्टियां हैं, वामपंथ के संगठन है, उनको नक्सल मूवमेंट से जोड़ दिया जाता है। तो जो उग्र वामपंथ मूवमेंट है और जो क्या कहते हैं मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स, मेन स्ट्रीम का हिस्सा है, उनमें क्या अलग फर्क है, क्या क्या कहते हैं लाइन है इन दोनों के नहीं बीच में? नहीं, सरकार तो देखिए चाहती है, वो तो एक बहाना है, वो बस कोई नाम दे करके। तो दरअसल देश में जैसे आज कम्युनिस्ट भी छोड़ दीजिए, जो सच कह रहे हैं उनको अब जेल में डालना है। फादर स्टैन स्वामी क्या थे? कोई माओवादी नहीं थे, कोई कम्युनिस्ट भी शायद नहीं थे। उन्होंने कहा कि हम सच के साथ समझौता नहीं कर सकते और सच कहने के लिए कीमत चुकानी पड़ेगी, तो मैं कीमत चुकाने के लिए तैयार हूं। तो सच कहने के लिए शहीद हो गए। एक 80 साल से ज्यादा उम्र थी और रांची से उठा करके उनको महाराष्ट्र के जेल में डाला गया। पानी पीने में भी उनको एक स्ट्रॉ चाहिए था, सिपर चाहिए था, वो उनको नहीं दिया। तो अब ये तो देश में सच कहने वालों को, इस देश में नफरत के खिलाफ लड़ने वालों को, संविधान की बात करने वालों को आप कभी नक्सल कहते हैं, कभी माओवादी कहते हैं, कभी कम्युनिस्ट कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, लेकिन आप आतंकवादी भी कह देते हैं, आतंकवादी कह पाकिस्तान से देते जोड़ हैं, देते हैं। राष्ट्र विरोधी कह देते हैं, एंटी नेशनल। जब से मैं तो मानता हूं कि सबसे ज्यादा इस समय इस देश का जो राष्ट्रवाद आया था, आजादी के आंदोलन से आया था, जो पूरे देश से मोहब्बत करने वाला, इस देश को जोड़ने वाला, सभी धर्म के भाषा के लोगों को। और जो भगत सिंह ने नारा दिया था, इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद का नाश हो। तो लड़ते हुए अंग्रेजों से जो आजादी मिली, अब उस आजादी को आप अमेरिका और इजराइल के पास गिरवी रख रहे हैं। पूरे गाजा में जनसंहार हो रहा है लगातार, और नरसंहार के खिलाफ एक शब्द ये सरकार नहीं बोल सकती। अब उम्मीद करते हैं कि पहलगाम पर लोग बोलेंगे, दुनिया बोलेगी, लेकिन जब यूएनओ में गाजा जेनोसाइड पर बात होती है, जहां ब्रिटेन, आपके जर्मनी, फ्रांस, ऐसे तमाम देश भी विरोध पे उतर आते हैं, वहां हिंदुस्तान खामोश रह जाता है। अभी आपने सीपीआई सीपीएम की बात किया, लेफ्ट की पार्टियां हैं। सीपीआई और सीपीएम के जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकल लाइन है, उससे माले अपने आप को किस तरह अलग पाता है, किस तरह उसको अलग समझा जा सकता है? अब ये तो देखिए अलग बात है, वो तो अलग अलग। जब मैंने जैसे बंगाल में सीपीएम की सरकार थी, तो जब भी हमें लगा कि सरकार कुछ गलत कर रही है तो हम विरोध करते थे। इसीलिए उसमें तो मोटे तौर पर कम्युनिस्ट पार्टियों की आइडियोलॉजी एक है। मोटे तौर पर हम सब लोग मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, उत्पीड़ित समुदाय के लोगों के लिए, दलित, आदिवासी, इस देश का अल्पसंख्यक समुदाय, संविधान के लिए सब लोग लड़ रहे हैं। अब उसमें समय समय की बात होती है, किसी मुद्दे पर कभी कोई फर्क आ जाता है। बिहार के अंतिम अगर हम बात करें तो आरजेडी से आपका लंबा मतभेद रहा, लंबी लड़ाई जो है माले ने आरजेडी से लड़ी है। ऐसे क्या रीजन थे कि आप उनके साथ गए? क्या सत्ता का हिस्सा बनना मकसद था नहीं नहीं, सत्ता का या हिस्सा बनना नहीं, संविधान की रक्षा करना। क्योंकि इस देश में सत्ता अभी ऐसा हो गया है, कुछ लोग सत्ता में आ करके वो खुद को संविधान से ऊपर समझ रहे हैं। तो सत्ता तो संविधान के हिसाब से चलनी चाहिए। इनका उसका इसीलिए आज का जो दौर है, ये बिल्कुल एक अलग किस्म का दौर है। भारतीय जनता पार्टी, उसके पीछे आरएसएस पूरे देश को बर्बाद करने पर आमादा है, देश को पीछे धकेलने पर आमादा है। और इस तरह से संविधान से लेकर पूरे डेमोक्रेसी, उसको, इस देश का जो भी ताना बाना है उसको खत्म कर रहे हैं। तो अकेले कोई भी पार्टी इतने बड़ी ताकत के खिलाफ लड़ नहीं सकती। इसलिए बड़ी एकता चाहिए, और बड़ी एकता आजादी के आंदोलन में जो जो लोग थे, आजादी के आंदोलन में भगत सिंह भी थे, गांधी भी थे। तो इसीलिए भगत सिंह के अनुयायियों को भी, गांधीवादियों को भी, वहाँ अम्बेडकरवादियों को भी, समाजवादियों को, सबको एक साथ आना पड़ेगा। हम लोग यही कोशिश कर रहे हैं कि सब लोग मिल करके देश की आज़ादी, इस आज़ादी के साथ हमें जो संविधान मिला, हम उसकी रक्षा करेंगे। सत्ता जो भी हो, सत्ता में जो भी आ जाए, वो संविधान के हिसाब से देश को चलाए। लेकिन क्या आपको नहीं लगता है कि उसका कुछ निगेटिव इम्पैक्ट भी आपके कैडर्स के ऊपर पड़ा हुआ? क्योंकि आपके कैडर ऐसे होते हैं जो सिर्फ आंदोलन से जुड़े हैं, उनको नेता बनने का शौक नहीं होता है, उनको असेंबली में जाने का शौक नहीं होता, ये माना जाता था। लेकिन अभी देखा जाता है कि माले के अंदर भी कुछ टिकट के लिए थोड़ी होड़ मस्ती है, दावे किए जाते हैं, सोशल मीडिया पे माहौल बनाया जाता है, ऐसी कुछ चीज़ें आती है। ये निगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ा है क्या?
नहीं, कुछ तो होता ही है। अब सोशल मीडिया कह लीजिए, जमाना कह लीजिए, तो उसका असर तो होता है। लेकिन हमें नहीं लगता है कि ये माले का चरित्र उससे कोई बदल गया है। लोग करेंगे, अपनी आकांक्षा रहती है लोगों की, तो उसका उसकी अभिव्यक्ति देखने को मिलती है। लेकिन पार्टी में जो तय होता है उसी के आधार पर पूरे अनुशासन और एकता के साथ लोग लड़ते रहे हैं, लड़ते रहेंगे। जी, आखिर में मैं चाहूँगा ये जानना कि अभी जो वक़्त है इसमें रिप्रेजेंटेशन की बात भी होती है और हर कम्युनिटी जो अपने-अपने तौर पे अपने कम्युनिटी के डेवलपमेंट के लिए, पॉलिटिकल डेवलपमेंट या अदर डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं। सबकी अपनी-अपनी पार्टियाँ भी हैं, नुमाइंदे हैं। अगर मुस्लिम कम्युनिटी कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी बनाती है या कोई ऐसा ऑर्गेनाइज़ेशन बनाती है जिनका लीडरशिप कोई मुस्लिम के हाथ में हो, कोई मुस्लिम उसका प्रेसिडेंट हो, तो उसको कम्युनल नज़र से जो है देखा जाने लगता है। उसको भी भारतीय जनता पार्टी की पॉलिटिक्स से जोड़ दिया जाता है कि वो भी भाजपा के रास्ते पर है। क्या आपको लगता है कि कम्युनिटी पॉलिटिक्स या कम्युनिटी एम्पावरमेंट और कम्युनल पॉलिटिक्स दोनों एक है या दोनों अलग-अलग हैं? नहीं, दोनों एक तो हम नहीं कहेंगे। अलग अलग इस देश में आइडेंटिटी बेस्ड पार्टीज हैं। तो किसी भी पार्टी को हमें लगता है कि वो कहाँ से बनी है वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है। वो कर क्या रही है, किसके लिए काम कर रही है, किन मुद्दों पर लड़ रही है, वो इम्पोर्टेंट चीज है। और इसीलिए हमें लगता नहीं है कि कोई पार्टी की ब्रांडिंग सिर्फ उसके आधार को देख करके कर देना चाहिए। पार्टी का काम देखना चाहिए। ये बात सही है कि इस देश में बहुत सारे पार्टी भाजपा के हाथ में इस आज के जमाने में खेलती हैं। बिल्कुल। तो उसे उसके ने जो जाल बिछाया है उस जाल में जा करके फंसती है। लेकिन फिर भी डायरेक्ट इल्ज़ाम लगा देते हैं। इसीलिए हम कहेंगे, हमें इल्जाम, हम तो कोई पार्टी को वो काम क्या कर रही है उस काम को देखते हैं। जी। क्या किस दौर में कौन पार्टी कहाँ खड़ी है, तो उसके आधार पर तय जैसे एक होगा। पार्टी जो खुद यूपीए का हिस्सा रही है, 2 बार यूपीए का हिस्सा रही है, एमआईएम। तेलंगाना में एक अच्छा जो है रिलेशन उनका जो है कांग्रेस के साथ। गठबंधन में होना ना होना एक अलग डिस्कशन है, लेकिन डायरेक्ट उनको ये कह देना कि वो भाजपा के एजेंट हैं, वो क्या कहते हैं कम्युनल पॉलिटिक्स करते हैं, क्या ये मुनासिब लगता है आपको? नहीं, हम तो देखिए, हम किसी पार्टी के बारे में ऐसे टिप्पणी नहीं करते। हमारे नजर में भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो बिल्कुल इस देश में अन्य तमाम पार्टियों से अलग है। उसके पीछे आरएसएस है और वो उसका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड है। भाजपा भी अब लोग याद करते हैं कि भाई वाजपेयी के दौर का भाजपा तो ऐसा नहीं था, फलां के दौर के भाजपा, यहाँ तक कि आडवाणी का भाजपा भी तो ऐसे नहीं थे। तो पार्टियां भी बदलती हैं। तो आज के दौर में जो भारतीय जनता पार्टी है, आरएसएस है, उसके 100 साल पूरे हो रहे हैं। वो निश्चित तौर पर पूरी तरह से इस देश के डेमोक्रेसी के खिलाफ और संविधान के खिलाफ है। बाकी पार्टियों को मैं अलग से देखता हूं, लेकिन उन पार्टियां कहां तक भाजपा के इस खतरनाक जो मंसूबा है इसके खिलाफ कहां तक कौन पार्टी लड़ने के लिए तैयार है, किस तरह से लड़ रही है, ये मेरे लिए कसौटी है। और उसी आधार पर पार्टियों के बारे में बात होती है। सबसे आखिरी सवाल मेरा ये कि आपने जब कहा कि भाजपा संविधान बदलना चाह रही है और एक बड़ी लड़ाई कहीं न कहीं आप देख रहे हैं, आज के दौर की भाजपा को आप अलग देख रहे हैं। मैं कुछ दिनों पहले महागठबंधन के एक बड़े लीडर के साथ बैठा हुआ था। उन बात चली कि आप लोग प्रोटेस्ट नहीं करते, सड़कों पे नहीं आते, आंदोलन नहीं करते हैं इस लड़ाई जो इश्यूज़ को लेकर के। तो उन्होंने जवाब दिया कि आप देखते हैं कैसे-कैसे कवानीन आ गए हैं, डायरेक्ट जो एफआईआर कर दिया जाता है, जेलों में डाल दिया जाता है। तो अगर हम अपने कैडर्स को हम सड़कों पे लाते रहेंगे, उनको एफआईआर किया जाता रहेगा तो संगठन खत्म हो जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि मौजूदा जो गवर्नमेंट है जिस तरह की आरएसएस बीजेपी की, आप उसको आरएसएस की हुकूमत आप लोग खुद कहते हैं, उससे लड़ाई ऐसे एटीट्यूड के साथ लड़ा जा सकता है जिसमें जो है सिर्फ इलेक्शन लड़ा जाए और इसी रूम में रहा जाए, या कोई और रास्ता है रेडिकल अप्रोच जो है नहीं नहीं, मजबूती से बिल्कुल हर मोर्चे पर हर तरह से लड़ने की जरूरत है। लोग लड़ भी रहे हैं। कितने सारे लोग जेल में बंद पड़े हुए हैं, कितने सारे लोग जिनको सीए ये पॉलिटिकल पार्टियों के नहीं, पार्टियों के भी लोग। हम कह रहे थे कि राष्ट्रीय जनता दल के भी कार्यकर्ता दिल्ली में चले जाइए तो शायद जेल के अंदर है अभी, ईरान वहाँ है। तो ऐसे बहुत पार्टियों के लोग, आम आदमी पार्टी के नेता थे जो उनके काउंसिलर थे, जेल में डाला गया झूठे मुकदमे में। तो इसलिए किसी पार्टी को तो कोई छोड़ नहीं रहा है। तो कोई भी पार्टी अगर सोच भी ले कि हम बस चुनाव लड़ेंगे और कुछ नहीं करेंगे तो उससे कोई बचने वाला नहीं है। तो इस दौर में सबको लड़ना चाहिए, हर तरह से लड़ना चाहिए। जैसे किसानों ने लड़ा, हर आंदोलन का साथ देना चाहिए, जो भी जायज आंदोलन है, जहाँ पूरे इंसाफ की बात है और लोग लड़ रहे हैं, तो लोगों के साथ रहना चाहिए। बिल्कुल। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप विपक्षी दलों को, उनके कार्यकर्ताओं को, समर्थकों को, उन लोगों को जो मानते हैं कि ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है एक फासिस्ट है या संविधान मुखालिफ है? नहीं, संविधान के ऊपर हमले जो है सब लोग महसूस कर पाए, बिल्कुल। और ये बिल्कुल एक फांसीवादी निजाम आज देश पर काबिज है और इसीलिए लड़ना होगा बिना डरे। और हमें लगता है बिना रुके बिना थके लड़ना होगा। लड़ाई से ही देश में आज़ादी आई थी और लड़ाई से ही जमहूरियत की हम रक्षा कर पाएंगे, हिफाजत कर पाएंगे और इस संविधान के
हिफाजत कर पाएंगे। और इसमें सब लोग मिलकर लड़ेंगे, अलग अलग तो लड़ नहीं पाएंगे। और मिलकर जब लड़ेंगे तो लड़ने के बहुत सारे मोर्चे हैं। कोई जरूरी नहीं है कोई अगर कलम के आधार पर कोई एक शेरो शायरी करे, कोई एक वीडियो बनाए, वो भी लड़ने का तरीका है। अपने अपने तरीके से आपके हाथ में जो औजार है उसको लेकर के आप जाओ, जहां है लोग हर मोर्चे पर लड़ें। और जरूर इस देश को, बहुत पुराना देश है, लंबी लड़ाई आजादी के लिए हम लोग लड़े हैं। हिंदुस्तान का जो तहजीब है बहुत पुरानी है। तो इस देश में ये फासीबाद का जो दौर है, मुझे नहीं लगता कि कामयाब हो पाएगा। और इसको हम लोग जरूर रोकेंगे और इस देश के आज़ादी और जमहूरियत की रक्षा करेंगे। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ दीपांकर भट्टाचार्य जी थे, जो CPI-ML के राष्ट्रीय महासचिव हैं। इन्होंने SIR से लेकर के महागठबंधन की चुनावी तैयारियों, मौजूदा समय में जो विपक्षी दल हैं या जो लोग मतभेद रखते हैं मौजूदा सरकार से, उनकी जो पार्टी के केंद्र में है उनसे, उनके विचारधाराओं से, उनके लिए लड़ने का क्या तरीका हो सकता है, ऑपरेशन कगार और इस तरह के तमाम मुद्दों पे इन्होंने खुलकर बात किया है। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में और भी अहम मुद्दों पे अगर इनका टाइम मिलता है तो हम इनसे बात करेंगे और आपके सामने पेश करेंगे।